एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1911 की चीनी क्रांति की। 1911 की चीनी क्रांति के पीछे के क्या कारण रहे, आखिर इसकी प्रकृति क्या थी, महत्व क्या था और इसका प्रभाव किन किन वर्गों पर ज़्यादा पड़ा। इस क्रांति को शिन्हाई क्रांति भी कहा जाता है। तो इस सबको अच्छे से समझने के लिए आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब यदि हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो हम देखते हैं कि 1911 की जो चीनी क्रांति थी, आधुनिक विश्व इतिहास की एक महान घटना मानी जाती है। इस क्रांति से पुराने युग का जो अंत होता है और नए युग की एक शुरुआत हुई। इसने हमेशा के लिए एक निरंकुश शासन के सदियों पुराने राजवंशीय चक्र को समाप्त कर दिया। वहाँ पे एक मोनार्की गवर्नमेंट थी, ठीक है, उसको ख़त्म कर दिया तथा इसकी जगह पर एक गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की। लेकिन साथ ही ये क्रांति चीनी जनता के लिए हर प्रकार के अवर्णित दुख तथा मुसीबतें भी लेकर आई। क्रांति के पीछे कई कारण थे। कुलीन वर्ग और किसानों के बीच असंतोष बढ़ रहा था। ऐसे नए सामाजिक समूह जिन्होंने आर्थिक परिवर्तनों से शक्ति प्राप्त की थी, व्यवस्था की आलोचना करने में लगे हुए थे और साथ ही जैसे जैसे क्रांति बढ़ती जा रही थी, लोग शामिल होते जा रहे थे, वो लोग और ज़्यादा उग्र हो रहे थे। ठीक है, 1898 के सुधारों को वापस ले लिया गया, किंतु 20वीं सदी के पहले दशक में चिंग वंश ने अपना शासन बचाने के लिए सुधारों को दोबारा लागू किया। लेकिन होता क्या है, जब इन्होंने सुधारों को लागू किया तो सोचा कुछ और था कि परिणाम इसके अच्छे होंगे, लेकिन परिणाम इसके विपरीत आए। पुनर्गठित की गई जो सेनाएं थी चिंग के विरुद्ध हो गईं और 19वीं सदी के अंत से विकसित होती राष्ट्रीय चेतना की एक अभिव्यक्ति गुप्त संगठनों के रूप में हुई और समाज के बहुत सारे वर्ग जो थे वो इससे खुश नहीं थे और असंतोष जो था वो बढ़ने लगा। इस पृष्ठभूमि में सन्यात सेन का उद्भव होता है और उसे नवीन चीन का प्रतीक समझा जाने लगा। तो इसमें क्या होता है कि 19वीं सदी में पता चल गया था कि जो सुधार थे उन्होंने कुछ नहीं किया था, उनका परिणाम उल्टा आया था और राजवंश, ये जो छिंग राजवंश था, इसका पतन हो गया था, ये साफ साफ दिख रहा था। तो यहाँ पे क्या होता है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में छिंग राजवंश का जो पतन था वो साफ साफ दिखने लगता है। सुधारवादी मार्ग से कुछ खास उपलब्धि नहीं हो सकी और एक आंदोलन होता है बक्सर आंदोलन 12 फरवरी 1901 को, जिसमें एक फरमान जारी किया जाता है जिससे ये पता चल जाता है कि छिंग राजवंश का पतन हो गया है। ठीक है, उस फरमान से साफ साफ पता चल जाता है कि छिंग राजवंश को अब कोई नहीं, पतन होने से कोई नहीं रोक सकता, उसका पतन पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाता है उस फरमान के द्वारा। तो होता क्या है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही छिंग राजवंश का पतन हो जाता है और ये साफ साफ दिखता है एक फरमान के द्वारा, जो कि यानी कि सुधारवादी मार्ग में कुछ खास उपलब्धि तो होती नहीं है जो सुधार लागू किए जाते हैं। तो उसमें एक बॉक्सर आंदोलन होता है 12 फरवरी 1901 को, जिसमें एक फरमान जारी किया जाता है और उस फरमान के में साफ साफ लिखा होता है, साफ साफ उससे पता चल जाता है कि छिंग राजवंश का पतन हो चुका है। इस फरमान में क्या होता है कि राजमाता डोअर सिक्सी ने स्वयं ही शासक राजवंश की कमजोरियों को स्वीकार किया। पश्चिमी साम्राज्यवाद ने आम जनता को अपने शासकों से बहुत दूर कर दिया था। मानचुकों का दिव्य अधिदेश तेजी से नष्ट हो रहा था। तो इसमें क्या होता है कि रानी जो होती हैं राजमाता छिंग राजवंश की, तो वो साफ साफ स्वीकार करती हैं अपनी खामियों को, तो जिसकी वजह से साफ साफ ये स्पष्ट हो जाता है उस फरमान के द्वारा कि छिंग राजवंश का पतन हो गया है। ठीक है, इतिहासकारों ने राजवंश के अंत को तीव्र करने में राजवंशीय चक्र को पतन व उत्थान के कारक के रूप में देखा। 20वीं सदी के प्रारंभ तक सरकारी तंत्र हर तरीके से भ्रष्ट हो चुका था, जैसा बीपी दत्त बताते हैं। बीपी दत्त एक हिस्टोरियन है जो कहते हैं कि बलपूर्वक धन ऐंठने की प्रथा एक कला ही नहीं बल्कि संस्था भी बन चुकी थी। थाईफिंग नियन तथा मुस्लिम आंदोलनों ने तो छिंग राजवंश को पूरी तरीके से झकझोर कर रख दिया था। गतिशील नेतृत्व की कमी ने छिंग राजवंश की समस्याओं को और ज़्यादा बढ़ा दिया तथा ताकत के बल पर शासन को बनाए रखने के उनके जो प्रयास थे, बड़ी संख्या में चीनी लोगों के मन में क्रांति की भावना को जिसने जन्म दिया। पश्चिम तथा जापान का प्रभाव उन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारणों में एक था जिन्होंने चीनी जनता को विश्वास दिला दिया था कि मानचुओं को बहाल रखने में असफल हो गए हैं, जिसके कारण समाज में एक असमंजस्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो यदि हम इसकी सरल शब्दों में बात करें तो होता ये है कि ऐसे राजवंश के दीर्घायु होने की कल्पना जो होती है वो नहीं की जा सकती।
यानी कि दरबार के सारे जो भ्रष्ट दस्तूर थे निचले अफसरों द्वारा बड़ी निष्ठापूर्वक अपना लिए गए थे। केंद्रीय और प्रांतीय शासन में कोई सुधार ही नहीं किया गया। सर्वव्याप्त भ्रष्टाचार के अलावा अकाल, सूखा, बाढ़, घोर गरीबी और भुखमरी तथा महामारी ऐसे कारण थे जो कई विद्रोहों तथा अनेक गुप्त संस्थाओं के निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार थे। ठीक है, जिसके वजह से लोगों के मन में क्रांति की भावना उत्पन्न हुई और साथ ही इस छिंग राजवंश का पतन भी हो जाता है। ठीक है, अब यदि हम बात करें यहाँ पे तो हम देखते हैं कि जिस समय पश्चिमी साम्राज्यवाद से चीन का आमना सामना हुआ उस समय तक छिंग शक्ति के दिन ख़त्म हो चुके थे। और एक और हिस्टोरियन की स्टेटमेंट हमें देखने को मिलती है कि हेरोल्ड आइजैक्स, इनका कहना था कि जब बढ़ती हुई पश्चिमी पूंजीवाद की पहली गहरी लहरें चीनी समुद्र के तटों से टकराईं तो उस समय चीनी समाज राजनीतिक विघटन तथा अराजकता के एक नए युग के कगार पर था। तो होता क्या है कि 1904 और 1905 के बीच चीन और जापान के बीच में युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है कि चीन हार जाता है और उसकी ये जो हार होती है साम्राज्यवादी शक्तियों को ये विश्वास दिला देती है कि किस तरीके से अब ये जो टुकड़ों में बटेगी शक्तियाँ, यानी कि विभिन्न हिस्सों को परस्पर बांट लेने का एक उपयुक्त समय अब था। यानी कि अब चीन जो था वो टुकड़ों में बंटने वाला था। ये साम्राज्यवादी शक्तियों को यकीन हो जाता है इस हार से। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके बाद उन्होंने रेल मार्गों तथा बैंकों द्वारा विजय की नीति को अपनाया जो चीन अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ज़्यादा विनाशकारी आघात साबित हुआ। ठीक है, तो ये होता है। इसके बाद विदेशियों द्वारा शोषण के कारण चीनी जनता में एक हिंसक प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई जो 1911 की क्रांति के होने तक चलती रही। खेती योग्य भूमि में बिना किसी वृद्धि के जनसंख्या में होती हुई तीव्र वृद्धि, प्रतिकूल विदेशी व्यापार तथा प्राकृतिक आपदाओं से लोगों विशेषकर कृषकों के जीवन स्तर में गिरावट आई। तो यहाँ पे सरल शब्दों में अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात ये की जा रही है कि एक तो सबसे पहले 1904-1905 में जो चीन और जापान के बीच युद्ध हुआ उसमें जो चीन की हार हुई थी उसकी वजह से लोगों को ये यकीन हो गया था, लोगों को यानी कि साम्राज्यवादी शक्तियों को यकीन हो गया था चीन के अब टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं और चीन का जो अभाग्य है वो कोई और लिखेगा। ठीक है, जिसकी वजह से वो लोग उग्र हो गए। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि चीन की ये जो चीनी क्रांति हुई थी इसके पीछे क्या कारण था, वो ये था कि विदेशियों द्वारा शोषण के कारण चीनी जनता जो थी वो बहुत ज़्यादा हिंसक हो गई थी। उनके अंदर एक हिंसा उत्पन्न हो गई थी, घृणा उत्पन्न हो गई थी, क्रोध उत्पन्न हो गया था। ठीक है, साथ ही क्या हो रहा था, खेती जो भूमि थी वहाँ पे खेती योग्य भूमि में ना तो वृद्धि हो रही थी ना ही अच्छे से खेती हो रही थी, लेकिन जनसंख्या की जो थी वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। ठीक है, तेज़ी से बढ़ रही थी। व्यापार जो था विदेशी व्यापार वो उल्टा पड़ गया था। ठीक है, वो फ़ायदे की वजह से बजाय नुकसान दे रहा था। ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं आ रही थी, साथ ही विशेषकर कृषकों के जीवन स्तर में गिरावट आई, जो कि ये सभी कारण जो थे चीनी क्रांति के पीछे के कारण रहे। इन कारणों की वजह से लोगों में असंतोष उभरा और जिसकी वजह से चीनी क्रांति हुई और छिंग राजवंश का पतन हुआ। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि किस तरीके से मतलब चीन में जो औद्योगिकरण की नीतियाँ अपनाई गई थी, औद्योगिकरण को अपनाया गया, लेकिन वो लोग इस काम को करने में असफल रहे। वहीं जो जापान था वो इसे करने में सफल हो जाता है और उसने अपनी जो युद्ध की भरपाई थी वो औद्योगिकरण की शुरुआत करके की। ठीक है, इसमें कुछ नेताओं के नाम हम देखते हैं कि त्संग कुओफान और तुजोउ तुजुंगथांग जैसे ये जो नेता थे जिनके नाम लिए मैंने, ये बहुत प्रादेशिक हस्ती थी जो कि अलग अलग प्रांतों में इनका उदय होता है और शक्ति संतुलन में ये परिवर्तन शांति व्यवस्था बनाए रखने में छिंग की असमर्थता का उनकी साफ निर्भरता का प्रत्यक्ष परिणाम था। ठीक है, लोग शांति बनाने में या शांति को स्थापित करने में इन पर निर्भर हो गए थे। साथ ही ऐसा विशेष तौर पर प्रांतीय नायकों द्वारा थाईफिंग विद्रोह के दमन के बाद किया गया। ठीक है, अब यदि हम बात करें कि राष्ट्रवाद की भावना की, यानी कि एक और हिस्टोरियन जो ये बात करती हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा था, साम्राज्यवादी शक्ति जो थी वो कमज़ोर पड़ रही थी और साथ में राष्ट्रवादियों का उदय हो रहा था। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्रांति हुई। तो मैरी सी राइट कहती हैं कि 3 भिन्न दिशाओं में परिवर्तन की और उन्होंने निर्देश दिए। उन्होंने 3 दिशाएं बताई कि किस तरीके से परिवर्तन हुआ। पहला वो बताती हैं कि साम्राज्यवाद के आगे बढ़ती लहर को पीछे ढकेलने का एक प्रयास था ताकि चीन विदेशी शक्तियों को जो कुछ भी खोया था वो पुनः प्राप्त कर सके। दूसरा, राष्ट्रवाद ने एक ऐसे दृढ़ यानी कि मजबूत राष्ट्र राज्य की मांग की जो साम्राज्यवादियों को धकेल बाहर करके
राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में नई आकांक्षाओं का संचार करने में सक्षम थे। वहीं तीसरा, राष्ट्रवाद का अर्थ मानचुओं को उखाड़ फेंकना भी था। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ वो 3 बात बताती हैं और साथ ही वो कहती हैं कि अपमानजनक असमान संधियों के बाद अनेक ऐसी रियायतें दी गई थीं जिनसे चीनी जनता को धक्का पहुंचा, तथा ऐसी रियायतों के विरुद्ध चीनी प्रतिक्रिया से राष्ट्रवाद की गहराई का पता चलता है। विदेशी साम्राज्यवाद के विरुद्ध प्रतिरोध चीन को पुनः प्राप्त करो जैसे नारों से शुरू हुआ। ठीक है, साथ ही राष्ट्रवाद को रोकने के लिए मांचू सरकार ने कुछ सुधार लागू कर दिए थे। राष्ट्रवादियों की राष्ट्र की स्थापना की मांग को संतुष्ट करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन इसके विपरीत जो भी हो रहा था, जो भी सुधार लागू किए जा रहे थे, वो सब उसके परिणाम बहुत ज़्यादा विपरीत निकले, जिन्होंने मांचू को और ज़्यादा कमज़ोर कर दिया, निर्बल कर दिया। ठीक है, सैन्य सुधारों ने भी आधुनिक सेना को राष्ट्रवाद के नाम पर क्रांतिकारी विचारों के लिए ग्रहणशील बनाया। अपनी जाति के पक्ष में भेदभाव करने की छिंग नीति ने उनके प्रति असंतोष के तीव्र किया होगा, उनके प्रति जो असंतोष था उसको तीव्र किया। युवतियों तथा युवा महिलाओं ने साम्राज्यवाद विरोधी प्रदर्शनों में भाग लेकर फुचोऊ में देशभक्त समाज जैसी संस्थाएं बनाकर प्रमुख भूमिका निभाई, जिन्होंने छिंग विरोधी आंदोलन के भाग्य को पूरी शक्ति से क्रांतिकारियों के पक्ष में परिवर्तन कर दिया। ठीक है, तो ये लोग थे, ये जो वर्ग थे, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई चीनी क्रांति में, और इन्होंने पूरी तरीके से चीनी क्रांति को मानचुओं के हाथ में से निकालकर राष्ट्रवादियों के हाथ में दे दिया था। ठीक है, तो अब यदि हम बात करें इन वर्गों की, तो हम सबसे पहले देखते हैं बुर्जुआ वर्ग। ठीक है, तो बुर्जुआ वर्ग ने किस प्रकार से इस क्रांति में अपनी भूमिका निभाई, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि सबसे पहले हम बात करेंगे बुर्जुआ वर्ग की, किस प्रकार से बुर्जुआ वर्ग ने चीनी क्रांति में अपनी भूमिका निभाई। तो 19वीं सदी के अंत तक विदेशी व्यापार तथा संधि बंदरगाह व्यवस्था के परिणाम स्वरूप चीन में एक नया वर्ग, वाणिज्यिक बुर्जुआ वर्ग विकसित हो चुका था, जिसको लेकर मैरी क्लियर बर्ग ने कहा कि वाणिज्यिक बुर्जुआ वर्ग का एक समूह वर्ग था। ये जो वर्ग था, ये एक समूह वर्ग था जिसमें आधुनिक कार्य पद्धति के उद्यमी, व्यवसायी, वित्त प्रबंधक तथा उद्योगपति थे। चीनी भाषा का ज्ञान ना होने के कारण विदेशियों ने परोक्ष रूप से इस नए वर्ग के विकास में सहयोग दिया। उनके विचार एवं तौर तरीके पश्चिमी विचारों एवं परंपराओं से प्रभावित थे। साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद द्वारा उत्पीड़ित किए जाने के कारण बुर्जुआ वर्ग का अवश्यभावी रूप से उनसे टकराव हुआ, ताकि ये वर्ग अपना अस्तित्व बचा सके और विकास कर पाए। तो इस वर्ग की ये स्वाभाविक आवश्यकता थी कि ये साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद दोनों का विरोध करे। वे सामाजिक अलगाव के विचार से परेशान थे, उन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता था तथा सार्वजनिक गतिविधियों में उन्हें हिस्सा लेने की मनाही थी। सरकार विदेशी अतिक्रमण के विरुद्ध उन्हें पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने में असफल रही तथा जो विशेष अधिकार उन्हें मंजूर किए गए थे, वे प्रशासनिक व्यवस्था के टूट जाने के कारण बहुत ज़्यादा अप्रभावी हो गए। कर व्यवस्था के कारण व्यापारी निवेश करने से हिचकिचाते थे कि कहीं सरकारी कार्यालयों की नाहक बलपूर्वक वसूली ना शुरू हो जाए। अतः बुर्जुआ वर्ग का धैर्य समाप्त हो गया था, तो उन्होंने मांचू राजवंश की समाप्ति के उद्देश्य में क्रांतिकारियों के लिए अपने कोष खोल दिए, जिसमें 1911 की क्रांति में बुर्जुआ वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वहीन नहीं थी, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उसने आयातित विचारधारा व चीन परिस्थितियों को कड़ी प्रदान की। लेकिन ये कड़ी जो थी ये कमज़ोर थी, इसीलिए इसकी एक भूमिका सहायक की ही हो सकती है। ठीक है, इसने एक सहायक के रूप में ही भूमिका प्रदान की, ज़्यादा बड़ी भूमिका निभा नहीं पाया बुर्जुआ वर्ग। ठीक है, अब यदि हम बात करें नए सैनिक वर्ग की, तो ये जो सैनिक वर्ग था इसकी अपनी भूमिका थी जो कि बाकी से विशिष्ट थी। तो अयोग्यता, भ्रष्टाचार, निष्क्रियता, अफीम की लत तथा वर्षों की जड़ता ने पताका सेना को एक नपुंसक बना दिया था। यानी कि बहुत टाइम से कोई युद्ध नहीं हुआ था, उनकी अयोग्यता भी थी, उनको वो होता है ना कि प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो उन्हें अभ्यास नहीं कराया जा रहा था। ठीक है, ना तो अभ्यास कराया जा रहा था, साथ ही भ्रष्टाचार था, उन्हें अफीम की लत लग गई थी, जिसकी वजह से उनकी जो बॉडी थी वो युद्ध करने के काबिल नहीं थी। ठीक है, तो उसको यहाँ पे इन्होंने कहा है कि वो नपुंसक बना दिया था।
इन सब हालात ने उन्हें, तो बढ़ते हुए विदेशी संकट तथा आंतरिक असंतोष ने छिंग शासकों को मजबूर किया थी कि उन्हें एक नई आधुनिक कार्यपद्धति की सेना बनानी पड़ी। चीनी सरकार सार्वजनिक राजस्व का आधा भाग केवल सैन्य तंत्र पर खर्च कर रही थी। तो चीनी सरकार जो थी वो जो भी राजस्व था उसका आधा भाग केवल सेना पर खर्च कर रही थी, जिसमें से एक बड़ा भाग पुरानी सेना पर खर्च हो रहा था। और इस तरह जब चीन कमर तोड़ आर्थिक दबाव में डूब रहा था तब पुरानी सेना एक अनावश्यक वित्तीय बोझ बन गई। तो चीन युद्ध के साधनों व आधुनिक सेना का भार उठाने में असमर्थ था। तो होता क्या है कि जब ये जो लोग थे ये अयोग्यता, भ्रष्टाचार और अफीम की लत के कारण ये युद्ध करने में बहुत ज़्यादा काबिल नहीं थे, युद्ध करने के काबिल नहीं थे। तो चीन को एक नई सेना बनानी पड़ी, जिसकी वजह से वो अपना राजस्व का आधा भाग, पूरा का पूरा आधा भाग सेना पर खर्च कर रहा था, लेकिन साथ में उसे अपनी पुरानी सेना पर भी खर्च करना था। तो साथ ही जैसे जैसे हालात बिगड़ते गए चीन आर्थिक दबाव का सामना करने लगा, जिसकी वजह से ये जो सेना थी ये उनके ऊपर एक बोझ सा बन गया था, उनके ऊपर एक आर्थिक दबाव का बोझ बन गया और इनके ऊपर खर्च करना वो ज़रूरत नहीं समझ रही थी। ठीक है, तो वहीं क्या होता है कि नई सेना में क्रांतिकारी अत्यधिक सक्रिय थे तथा नए सैनिक अपने कमांडर के प्रति निष्ठा रखते थे, ना कि मानचू सिंहासन के प्रति। तो नई सेना का उद्भव होता है, जिसमें वो जब नई सेना बनाती तो नई सेना ऐसी थी कि क्रांतिकारी जो थे उसमें वो बहुत ज़्यादा सक्रिय थे, एक्टिव थे। नए सैनिक जो थे वो अपने कमांडर के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल थे, ठीक है, ना कि मानचू सिंहासन के लिए। तो सेना में युवा सैन्य शिक्षार्थी सरलता से उन क्रांतिकारियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए। तो उन्होंने लड़ाई तो लड़ी, लेकिन वो कुछ क्रांतिकारियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए। तो जापान में खास तौर पर 1900 से 1907 के दौरान अत्यधिक सक्रिय थे। तो उन्होंने क्या किया, वो पीछे हट गए। जब वो लड़ने गए तो पीछे हट गए नए सैनिक। वैसे वो बहुत ज़्यादा सक्रिय थे, लेकिन वो पीछे हट गए कुछ क्रांतिकारियों से प्रभावित होकर कि इन लोगों को आगे आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सेना की भूमिका ये रही। पुराने सैनिक कुछ कर नहीं पाए, वो लॉयल तो थे पर वो कुछ कर नहीं पाए, तो इस वजह से वो पीछे रह गए। नए सैनिकों ने अपनी भूमिका यहाँ दिखाई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे कुछ क्रांतिकारियों से, जिसकी वजह से उन्होंने सेना जब लड़ाई लड़ी, युद्ध लड़ा, तो उसमें अपना 100% नहीं ना देकर, ठीक है, वो थोड़ा सा पीछे हट गए। ठीक है, अब यदि हम बात करें छात्र एवं युवा वर्ग की, तो युवा वर्ग जो सदियों से अराजकता और शांति के कालों में सत्ता के समक्ष सर झुकाता चला आ रहा था, वो आज उसकी एक भूमिका थी, वो भी अलग थी, जिसमें हमें बताती हैं, मैरी सी राइट कहती हैं कि अकस्मात की राष्ट्र सर्वाधिक स्पंदनशील शक्ति हो गए, यानी कि वो एक बहुत ज़्यादा तेज़ राष्ट्र की शक्ति बन गए थे। नए युवा वर्ग का उसी संख्या से बढ़कर प्रभाव, उसकी जो संख्या थी उससे ज़्यादा उसका प्रभाव था तथा सम्मान था। उन्होंने सैन्य संस्थाओं, सेना में प्रवेश करके आवेगपूर्ण विचारों को आकार दिया जो विदेशों में बहुत ज़्यादा प्रचलित थे। वे चीनी छात्र जो अपनी शिक्षा जापान से प्राप्त करके आए थे, राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा सक्रिय थे, लेकिन जो लोग अमेरिका या यूरोप से लौटे थे छात्र, उनकी तुलना में वो छात्र जो थे जो अमेरिका और यूरोप से आए थे, वो जापान से आए छात्रों की तुलना में उम्र में कम छोटे थे, और साथ ही वो तकनीकी विषयों के छात्र थे। उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलनों में ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई, किंतु आंदोलन में युवा वर्ग की भूमिका को कम नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि होता ऐसा है, ऐसे इसलिए था क्योंकि युवक बहादुर, साहसी और बुद्धिमान थे और अपने उद्देश्यों को सही बातों पे ऊपर मानते थे। उन्हें वो सामाजिक स्थिति विरासत में मिली थी जो चीन में शिक्षित लोगों को मिलती थी। ठीक है, अब यदि हम बात करें कुमारियाँ तथा युवा स्त्रियों ने किस प्रकार से इस चीनी क्रांति में अपनी भूमिका निभाई, तो हम देखते हैं कि चीनी समाज में महिलाओं की स्थिति में तीव्र गति से सुधार हो रहा था। अनेक कुमारियाँ जो पहले अपने घर के आंगन की चार दीवारी में रहती थीं, अब प्राइवेट तथा सरकारी स्कूलों में जाने लगीं। मैरी रैंकिन के इस विचार में इन स्कूलों की लड़कियों तथा युवा स्त्रियों ने क्रांतिकारी युवा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण या प्रमुख भूमिका अदा की। 1908 की तात्स्मारू घटना उन्हें देशभक्तिपूर्ण प्रदर्शनों की मुख्य धारा में ले आई। बड़ी संख्या में स्त्रियों ने विरोध सभाएं की, प्रदर्शन किया, राष्ट्रीय अपमान पर खुल्लम खुल्ला प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने क्वांगचोउ, फुचोउ, शंघाई तथा अन्य अनेक स्थानों पर विभिन्न संगठनों का निर्माण किया। छियूछिन, जिसे 1907 में फांसी दे दी गई थी, तथा सोफिया चांग जैसी महिलाओं के नाम की चीन के घर घर में चर्चा होने लगी थी। क्वांगचोउ की मल्लाह स्त्रियों ने चीन में स्त्री अधिकारवाद को एक नया मोड़ दिया। तो होता क्या है कि ये महिलाएं चीनी इतिहास में पहली नर्सें थीं तथा इन्होंने युद्ध भूमि में क्रांतिकारियों की तरफ से कार्य किया। स्त्रियां अब अपनी स्वतंत्रता चाहने लगी थी और उन्होंने फुट बाइंडिंग
तथा स्कूलों में प्रवेश पर प्रतिबंधों को चुनौती देना शुरू कर दिया था। तो इन युवा महिलाओं ने भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब यदि हम बात करें प्रवासी चीनी की, तो हम देखते हैं कि चीनवासी बड़ी संख्या में दक्षिण पूर्व एशिया में बसने के लिए बाहर जा रहे थे। खासकर दक्षिण पूर्वी प्रांतों के चीनी कुछ ही समय पहले उन्होंने अफ्रीका और अमेरिका महाद्वीपों में भी उत्प्रवास करना शुरू कर दिया। 1911 की क्रांति की शुरू होने तक इन्होंने अपनी नई प्रवास भूमि में घुल मिलने का जाने का कोई प्रयास नहीं किया था। जैसे कि मैरी सी राइट हमें बताती हैं, ठीक है, उनकी सारी निष्ठा चीन में उनके मूल स्थानों पर केंद्रित थी, लेकिन सर्वाधिक जिसकी वह आशा कर सकते थे वो था स्वदेश धन भेजना। ठीक है, अंत में वहाँ दफनाया जाना, और धन ने स्थिति को क्रांतिकारियों के पक्ष में मोड़ दिया। तो यानी कि अगर हम बात करें इसके सरल शब्दों में, तो हम देखते हैं कि जो चीन के प्रवासी लोग थे उन्होंने भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि जो चीनवासी थे बड़ी संख्या में दक्षिण पूर्व एशिया में बसने के लिए घर से बाहर जा रहे थे, माइग्रेशन कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उनके वो घुलने मिलने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे वहाँ पे, बल्कि उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था बाहर जाना या दूसरे देश में जाके वहाँ बसना, कि वो घर धन पहुँचा सकें अपना, ठीक है, अपने परिवार के लिए, और साथ ही जब वो मरे तो उन्हें दफनाया भी उनकी मूल निवास पर जाए। ठीक है, तो इस वजह से उनकी ये इच्छाएं थी। प्रवासी चीनी की ये स्थिति रही। सर्वहारा वर्ग भी अपने समय के अनेक अन्य समूहों के साथ साम्राज्यवाद विरोधी भावना में शरीक था, तथा इसका प्रदर्शन उन्होंने तात्समारू घटना के बाद जापानी जहाज़ों से माल खाली करने से इनकार करके किया। इनमें ज़्यादातर श्रमिक वे थे जो गरीब थे तथा अभी भी अपने ग्रामीण संबंधों को बनाए हुए थे। तो इस पर जब ये जो बात होती है, यहाँ पे मैरी सी राइट कहती हैं कि वे एक गरीब जो लोग थे वो माध्यम थे जो दूसरों द्वारा शुरू किए गए विरोधों को कागार पर ला सकते थे। सभी उभरते वर्गों के कुछ अलग अलग लक्षण थे। अपने चीनी परंपरावादी समाज में उन सबको एक असामान्य मुसीबतें झेलनी पड़ रही थी, ठीक है, लेकिन वे सब ऐसी स्थिति में थे कि उन्हें लगता था कि कार्यवाही संभव है, क्योंकि उन सबको विद्यमान संस्थाओं के संरक्षण में बहुत कम रुचि थी। इसलिए उन्होंने एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी दल की स्थापना की, सुन यात सेन से, जिन्हें चीन में सन चू शांग के नाम से जाना जाता है। ये 1911 की क्रांति के न केवल प्रवर्तक थे बल्कि इसके प्रेरक भी थे। कई वर्षों से चीन को भ्रष्ट विदेशी राजवंश के शासन से मुक्त कराकर एक नई जनतांत्रिक सरकार की स्थापना करने का प्रयास कर रहे थे सुन यात सेन। तो यहाँ पे होता क्या है कि उनके चीन जागृत करो संगठन, जिसकी स्थापना सुन यात सेन ने 1894 में की थी, ने चीन में व्याप्त सामाजिक और राजनीतिक अराजकता एवं विदेशी शक्तियों की लूट का मुद्दा उठा दिया। इस संगठन के द्वारा क्या होता है, सुन यात सेन ने मंचूरियों को निष्कासित करने, चीनी शासन की पुनर्स्थापना करने और एक गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना करने का झंडा खड़ा किया। जिससे क्या होता है, इन्होंने तो यहाँ पे जब उन्होंने ये झंडा खड़ा किया तो ये होता है कि उन्होंने 3 जन सिद्धांतों की एक कल्पना की, जिसमें एक तो राष्ट्रवाद होते हैं, प्रजातंत्र होता है, तथा एक जन आजीविका से बनी हुई थी। ठीक है, धन इकट्ठा करने वालों के रूप में उनकी ठोस भूमिका, क्रांति के रूप दौरान उनका विदेशियों से कुशलतापूर्वक बर्ताव तथा क्रांति के संपूर्ण खलबली वाले काल में उनके आशावाद ने मानचुओं को उखाड़ फेंकने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ठीक है, यह कह सकते हैं कि बहुत निर्णायक भूमिका निभाई। ठीक है, जिसके बाद गुप्त संगठन चीन में उसी समय से सक्रिय हुए जब मानचू सत्ता में आए। ये संगठन सभी पृष्ठभूमियों के लोगों को दाखिल करते थे तथा उनका स्पष्ट आदर्श वाक्य था कि अधिकारीगण और विद्वान प्रत्येक हमारे दल में लिया जा सकता है, संदेशवाहक, सेवक तथा सैनिक किसी को भी लौटाए नहीं जाता। क्रांति के प्रारंभिक चरणों में गुप्त संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि क्रांति के विकसित होने के साथ उनकी भूमिका कम होने लगी थी। लेकिन जिसमें क्या होता है, जब उनकी भूमिका ऐसा लगने लगता है कि उनकी भूमिका कम होने लगी है, तो अधिकांश सैनिक जिन्होंने वुशांग विद्रोह में भाग लिया था किसी न किसी गुप्त संगठन के सदस्य थे वो लोग। तो इन गुप्त संगठनों का आधार सर्वाधिक गरीब लोगों में था और इसीलिए लोगों से अच्छे संपर्क स्थापित करने तथा उनके बीच दृढ़ आधार बनाने में इनका उपयोग हो सकता था। तो होता क्या है कि 1908 और 1906 से 1908 के बीच 3 वर्षों में अवधि में छिंग शासन के विरुद्ध कम से कम 7 बड़े विद्रोह हुए और ये सारे विद्रोह असफल हो गए। लेकिन
उन्होंने जो चिंगारी उत्पन्न की वो बाद में एक ज्वाला के रूप में देखने को मिली। एक के बाद एक करके विद्रोह की असफलता ने लोगों में एक निराशा पैदा कर दी थी, निराशा बढ़ने लगी थी। जिसके बाद क्या होता है कि संहुआन रेलवे संगठन उन सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था जिसने 1911 की क्रांति को विकसित किया। रेलवे समस्या ने बुर्जुआ तथा भद्रजनों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया तथा इसने न केवल राजवंश को विनष्ट किया बल्कि राजव्यवस्था यानी कि राजवंशीय व्यवस्था को भी उखाड़ फेंका। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि सुन ने यूएन के समर्थन में इस्तीफा दे दिया और 13 फरवरी 1912 को यूएन राज्य परिषद द्वारा गणतंत्रात्मक सरकार का अस्थायी अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हो जाता है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि एक इतिहासकार थे वीपी दत्त, वो बताते हैं कि किस तरीके से दो बातें ऐसी प्रकट करते हैं वो कि किस तरीके से क्रांतिकारियों ने अपनी भूमिका निभाई और किस तरीके से जो पूरा वुहान था वो पूरा उनके कब्ज़े में आ गया। पहली वो बताते हैं कि क्रांतिकारियों की सीमाएं चीन क्रांति के लिए तैयार था। अक्टूबर 1911 को वुहान में एक बम फटने की घटना ने क्रांतिकारी आंदोलन को और ज़्यादा तेज़ कर दिया। कुछ ही दिनों बाद सारा वुहान क्रांतिकारियों के कब्ज़े में आ गया और इसके बाद एक एक करके एक एक प्रांत अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप सुन ने यूएन के समर्थन में इस्तीफा दे दिया, जिससे 13 फरवरी 1912 को यूएन राज्य परिषद द्वारा गणतंत्रात्मक सरकार का अस्थायी अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 1911 की क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि चीन में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना होती है। चीन में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना होती है और राजतंत्र का पतन हो जाता है। ठीक है, अब यदि हम इसके परिणाम की बात करें तो 1911 की क्रांति एक महान घटना थी। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था तथा पहले ना तो इससे मिलती जुलती कोई घटना हुई थी और ना ही इसका कोई पूर्व दृष्टांत है, यानी कि कोई आइडिया भी नहीं था कि इस तरीके से कोई चीन की क्रांति ऐसी घटना कोई हो सकती है। ठीक है, चीन के इतिहास में पहली बार गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना हुई। एक ऐसी संस्था जो 2000 वर्ष पुरानी थी, उसे समाप्त करना कोई मामूली बात नहीं थी, एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। यदि 1911 की क्रांति सामंतवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने में असफल रही, इसने सामंतवाद को एक प्राणघातक या आघात पहुंचाया, चोट पहुंचाई, क्योंकि इसने छिंग शासन तथा निरंकुश राजतंत्र व्यवस्था का अंत किया। तो 1911 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण परिणाम था एक व्यवसाय वर्ग का उदय, जिसके पहले की तुलना में पर्याप्त ज़्यादा शक्ति तथा प्रभाव था। और इसी के साथ इसकी कुछ असफलताएं भी रही। हमें 1911 की क्रांति की कुछ असफलताएं भी देखने को मिलती हैं जो कि निम्न थीं, जैसे कि एकीकृत सोच का अभाव था। यानी कि जब हम देखते हैं कि शुरुआत में एकदम से क्रांति नहीं हो पाती है, लोगों में निराशा थी, लोग बहुत ज़्यादा असंतोष उभर रहा था, लेकिन उसके बावजूद क्या हो रहा था कि लोग इतनी जल्दी क्रांति हो नहीं पाई, बाद में हुई। ठीक है, तो इसमें कुछ कमियां थी जो कि इस प्रकार से थी कि एकीकृत सोच का अभाव, एकीकृत सोच की कमी थी, गंभीर मतभेद थे, 3 सिद्धांतों के विरुद्ध कई लोगों का होना, नेतृत्व की असफलताएं, ये सभी 1911 की क्रांति की सफलताएं और असफलताएं हमें दोनों देखने को मिलती हैं। फिर भी ये इस अर्थ में असफल रही कि जहां इसने राजवंश समाप्त किया, वहीं इस चीन को साम्राज्यवादी तथा सामंती उत्पीड़न में छोड़ दिया। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि जिस प्रकार से 1911 की जो क्रांति थी, ये इसमें सफलता तो थी, साथ ही इसकी सफलता भी थी। ठीक है, सफलता ये थी कि इसने राजवंश को समाप्त कर दिया, लेकिन असफलता ये थी कि इसने चीन को साम्राज्यवादी और सामंती उत्पीड़न में छोड़ दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।